आइए हम लोग आज समझते हैं आवेश क्या है, आवेश के गुण, आवेश को कैसे हम उत्पन्न करते हैं, आवेश को नष्ट कर सकते हैं या नहीं, आवेश को हम नया आवेश बना सकते हैं कि नहीं। तो आवेश के बारे में सबसे पहले आप लोग समझते हैं, इसको मैट्रिक क्लास से जानते होंगे आवेश के बारे में। तो इसे आवेश कहने से टोटली दिमाग में छवि नहीं बन पाती है कि आवेश क्या है। हर एक दिन, प्रत्येक दिन हम कहे कि प्रत्येक बच्चा लगभग 2-4 बार 5 बार आवेश का नाम रखता ही है, लेकिन वो जानता नहीं है कि हम किस रूप में रखते हैं। और इसी को हम अगर जो अंग्रेजी में कहें चार्ज, तब कहेगा कोई बच्चा कि हाँ मोबाइल तो चार्ज करते हैं हम लोग। चार्ज के बारे में सभी लोग समझते हैं। चार्ज क्या है? जिससे वही चार्ज जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, उसको हम क्या देख पाते हैं, क्या महसूस कर पाते हैं? महसूस कर पाते हैं। जैसे कहने का अर्थ क्या है कि दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो कोई भी वस्तु आप पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के मिलने से बना है, छोटे छोटे अणुओं को मिलने से बना है। तो जब हम किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं आपस में, तो स्वाभाविक रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन टूट कर आ जाते हैं। जैसे कहने का अर्थ यह है कि दोनों अलग अलग वस्तु हो, और जब हम इसको ऐसे रगड़े, तो जब अत्यधिक मात्रा में रगड़ेंगे ना, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो एगो को क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को ही तोड़ लाएगा। तो इस पर यदि इलेक्ट्रॉन टूट गया, टूट कर यह अपने पास लेकर आया, तो यह चार्ज हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो क्या यह चार्ज नहीं होगा? यह भी चार्ज हो जाएगा। यानी इन दोनों आवेशों को एक पिंड से दूसरे पिंड पर जाने से दोनों पिंडों पर आवेश उत्पन्न होते हैं। तो एक पर धन आवेश उत्पन्न होता है और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस हिसाब से हम आवेश को दो हिसाब से बांट देते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और एक को निगेटिव चार्ज कहते हैं। आवेश के कहा जाए तो अगर सबसे पहले एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, थेल्स, जो सबसे पहले आवेश को देखे थे, और एक नाम का वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो सबसे पहले आवेश को परिभाषित किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश के मौलिक गुण की बात करें तो इसमें मौलिक गुण अनेकों हो जाती हैं। जैसे यह संरक्षित रहता है, यह संरक्षित रहता है, यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। तीसरा, क्वांटमीकृत होते हैं, मुख्य रूप से यदि इसको सदिश अदिश में बांटे तो यह अदिश राशि होता है। और इसको यदि बीमा, तो सभी लोग जानते हैं इसका बीमा 80 होता है, इसका बीमा 80 होता है। यदि एसआई यूनिट की बात करें तो इसका कूलाम एसआई यूनिट होता है, जिसको सी से सूचित करते हैं। सीजीएस मात्रा की बात करें तो ईएसयू होता है, ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक कूलाम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन ईएसयू होता है? तो हम लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू होता है, ईएसयू। इन गुणों के अलावा भी और गुण होता है। जैसे हम अभी अभी बात करें कि दो धन आवेश में और ऋण आवेश में इसको हम
विभाजित करते हैं तो समान आवेश हो तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब वो चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, इसमें भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। यदि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश यानी विजातीय आवेश इसको हम कहते हैं, तो इसके बीच में आकर्षण होता है। इसके बीच में आकर्षण होता है, चाहे वो धन ऋण आवेश पहले हो और धन आवेश बाद में हो, तो इसके बीच में भी आकर्षण होता है। किसी पिंड पर आवेश आने की स्थिति में वह पिंड का द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन यदि किसी दूसरे पिंड पर जाता है तो उस पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, और जिस पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे कहने का अर्थ यह है, एक पिंड यह है, कोई ए वस्तु है और यहाँ पर कोई बी वस्तु है। यदि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहेंगे और इसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो त्याग करता है उसको पॉजिटिव कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसको निगेटिव कहते हैं। कारण यह है कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जितना धन आवेश होते हैं उतना ही ऋण आवेश होते हैं, अर्थात जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लेते हैं कि इस पर पहले से 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो स्वाभाविक रूप से 5 प्रोटॉन भी होगा। इस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन हैं पहले से, और तो 5 प्रोटॉन भी होगा। अब प्रोटॉन इसके बीचों बीच केंद्र में रहते हैं, जिसके कारण यह गति नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 प्रोटॉन निश्चित रूप से नाभिक में रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे। यह क्यों नहीं गति करता है इसको भी हम लोग जान लेंगे। ये 5 प्रोटॉन इसके नाभिक में होंगे, यह गति नहीं करेगा। गति कौन करता है? तो गति करता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और बाहरी सतह पर वो रहता है, अपने कक्षा में घूमता है, तो यही न एक दूसरे पर आएगा जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन एक मान लेकर टूट कर आ गया यहाँ पे, तो जब यह एक इलेक्ट्रॉन को देगा इसे पर, इसके पहले आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तब जाकर यह आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें निगेटिव चार्ज कितना है? 5। इसमें निगेटिव चार्ज कितना है? 5। और मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसमें स्वाभाविक रूप से हम एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब भाई घट कर कितना हो जाएगा? इसमें से एक घट जाएगा तो ये स्वाभाविक रूप से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका जब परिणामी निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, धन आवेश और ऋण आवेश को जब दोनों को परिणामी निकालेंगे तो एक प्रोटॉन इसमें बचेगा कि नहीं बचेगा? और यह एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो अधिक कौन चार्ज हो रहा है? माइनस चार्ज अधिक हो रहे हैं। इसमें अधिक कौन चार्ज हो रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव आवेश कहते हैं और इसको निगेटिव चार्ज कहते हैं। हमें लगता है कि यह समझ में आ गया होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर इसको भी लिख देते हैं कि इस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। उतना ही चार्ज इसमें भी होता है, लेकिन इसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं और इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अच्छा, ये बतलाइए, भाई आवेश जब तक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा नहीं तब तक आवेश उत्पन्न होगा? नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तो विद्युत उत्पन्न नहीं होंगे। उस हिसाब से विद्युत का उत्तरदायी किसको माना जाएगा?
तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब तक नहीं जाएंगे आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो वहीं हम आपको कह सकते हैं कि संरक्षण का सिद्धांत पर वो लागू होता है। संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ऐसा नहीं है कि हम संरक्षण का सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे 2 गुना आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे 3 गुना आवेश। तो आवेश बढ़ता है लेकिन नए आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही एक भी इलेक्ट्रॉन को हम नष्ट कर सकते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड से आवेश को ना ही खत्म कर सकते हैं और इस ब्रह्मांड में ना ही एक आवेश को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम इसको संरक्षण के सिद्धांत में कहते हैं कि यह सदा संरक्षित रहता है, इसमें ना ही कभी कमी आएगी ना ही इसमें कभी अधिकता होगी। यानी ब्रह्मांड में जितने आवेश हैं वो सुरक्षित रहता है, भले एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित होते जाते रहते हैं। जैसे हम लोग अगर जो एनर्जी की बात करें, एनर्जी भी संरक्षित रहता है। फल से एनर्जी हम लेते हैं, चावल से एनर्जी हम लेते हैं। फल हो चाहे चावल हो, अपना एनर्जी कहाँ से गोट करता है? तो भूमि से लेता है, खाद से लेता है, जल से लेता है, खनिज लवण से लेता है। वहाँ से एनर्जी को खींचकर अपने फल में डाल देता है, गोट कर देता है। उस एनर्जी को खाकर हम लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं और उसी एनर्जी से हम तो आपके सामने बोल रहे हैं, तो उसी एनर्जी को ध्वनि के रूप में दे देते हैं। तो ध्वनि भी एनर्जी का रूप है। तो जैसे भूमि से फल लिया, फल से हम लिए और हमसे ध्वनि के रूप में जा रहा है, तो यह ऊर्जा का स्थानांतरण है। ठीक उसी प्रकार से आवेश भी स्थानांतरित होता रहता है, वो खत्म नहीं होता है और नया बनता नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत हमको यह बतलाता है, जैसे कहने का अर्थ यह है कि कोई यहाँ पे Q आवेश है और इसके चारों तरफ कोई आवेश अलग अलग हो। यहाँ पे मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए Q2 आवेश है, Q3 आवेश है। तो कूलाम के नियम के अनुसार आप जानते होंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल काम करता है जिसको वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल संभवतः पीछे एक वीडियो होगा, नहीं तो बना दिया जाएगा। इसके बीच में मान लीजिए कि हम F1 बल काम कर रहा है, इसके बीच में मान लीजिए कि F2 बल काम कर रहा है और इसके बीच में मान लीजिए कि F3 बल काम कर रहा है। तो कहता है कि इस Q आवेश पर लगने वाले परिणामी बल यानी परिणामी बल F हो तो इस टोटल आवेश, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, बीजीय योग नहीं, सदिश योग। जो वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं वो सदिश के बारे में जानते हैं, तो सदिश योग पर ध्यान रखिएगा। सदिश योग तो यानी परिणामी बल कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3। और भी आवेश रहता तो और भी इसी तरह से जुड़ जाता, कोई दिक्कत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्वांटमीकरण भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कहने का अर्थ यह है, कोई एक छोटा सा पिंड हम ले लेते हैं, इस पर कुल आवेश कितना है? Q। तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी छोटे छोटे अणुओं के मिलने से बना है। तो इस पर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कहने का अर्थ यह है कि इस पिंड पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब इसमें मान लीजिए कि 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 20 गो इलेक्ट्रॉन है, 25 गो इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन के पर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसके पूर्ण गुणज होता है। यह कहता है, पूर्ण गुणज का मतलब क्या है कि n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जहां n के जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 2, प्लस माइनस में 3, डिटो जा सकता है। पूर्ण गुणज होना चाहिए। अब बशर्ते 1 के जगह पर 1.2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे n के जगह पर हम कभी भी 1.2, 2.3,
वैसे दशमलव वाले संख्या को नहीं लिख सकते हैं। एन वहीं तो कहता है, और ई का मान आप लोग पहले से जानते हैं, यहीं से 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। क्यू क्या है? क्यू चार्ज है, यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। यही तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है। इसके अलावा अभी बहुत सारा है इसमें, बाकी इसको फिर डिटेल्स देखा जाएगा कुछ किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस पर ऑब्जेक्टिव के लिए आपका CGS हो जाता है, जिसका मान होता है 1 कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और वैसे पूछता है 2 नंबर में आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखे, तो कम से कम 2 गुण याद रखिएगा, संरक्षित, अध्यारोपण, क्वांटमीकरण। वैसे भी क्वेश्चन पूछता है क्वांटमीकरण से क्या समझते हैं, अध्यारोपण से क्या समझते हैं, ये सब कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए यह कम से कम इसको इतना ध्यान में रखिएगा, तो हमारे अनुमान से तो 4 से 5 नंबर इसी लेक्चर में आपको संभवतः मिल जाएगा। बाकी आप मेहनत करते रहिए, आगे वीडियो और भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।